हर खबर आप तक। जो इशू मैं आपको अब बताने वाला हूं, ये पाकिस्तान के दाखिली मामलात में एक इंतहाई खतरनाक चीज हुई है। मेरे सामने कुछ रिकॉर्ड मौजूद है, कुछ हमने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, और ये जो खबर मैं आपको देने वाला हूं, ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस जराए ने इसकी तस्दीक भी की है। और ये बड़ा खौफनाक एक गेम हो रहा था पाकिस्तान के साथ। देखिए, ये तो सबको पता है जो पाकिस्तान ने डोजियर जमा करवाया कि पाकिस्तान के साथ एक्चुअली हो क्या रहा था, किस तरीके से पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा था और किस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। तब होता क्या था कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि अब हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ। और ये अमेरिका ने किया है, और अमेरिकी कौंसल खाना जो कराची वाला है वो इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने ना सिर्फ पैसे दिए बल्कि हमारे कुछ हमवतनों को इस्तेमाल किया है और हमारे खिलाफ एक बड़ी घिनौनी साजिश की गई है। ये साजिश उस वक्त बेनकाब हुई है पाकिस्तान में, और मैं इसको डिटेल के साथ आपके सामने वीलॉग में बताऊंगा सारा कुछ, और ये मजीद बेनकाब होगी जिस वक्त इंडियन क्रॉनिकल्स का शोर पूरी दुनिया में मचा है, जिस वक्त यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा भारत ने किया है वो सारा मामला खुला है। उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर सेम टाइम में एक और बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। इस साजिश का जो निशाना था पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी, पाकिस्तान का CPEC का मंसूबा, और जो कौम परस्त जमातें हैं उनको सपोर्ट देना, और पाकिस्तान के अंदर अलहदगी की तहरीकों को मजीद तकवीयत देना। इस तरीके से ये अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाते हैं। उसके लिए इन्होंने किया क्या मैं आपको बताता हूं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड। जब अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक बाढ़ नहीं थी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक बाढ़ नहीं थी, तो उस वक्त बहुत सारे एजेंट्स बलूचिस्तान आ जाते थे, खैबर पख्तूनख्वा में आ जाते थे, कबायली इलाकों में आ जाते थे, इवन इंटीरियर सिंध और जनूबी पंजाब तक पहुंच जाते थे, और उनके ताल्लुकात बनते थे गैर मुल्की एजेंट्स के लोकल्स के साथ। और फिर वो लोकल्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह का उनको ब्रेन वॉश करते थे कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ उनकी जहनसाजी की जाती थी। भारत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे 12 ट्रेनिंग कैंप्स बना रखे थे जहां पे वो दहशतगर्द तैयार करते थे। दहशतगर्दों की नर्सरियां थी और वो दहशत आगे पाकिस्तान में फैलाते थे। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने BLA को ऐसे ही ट्रेन किया, बनाया, और बलोच लिबरेशन फ्रंट वो भी उन्होंने ऐसे ही बनाया। दीगर जो कौम परस्त तंजीमें वो उन्होंने ऐसे ही बनाई, बाकायदा मलेशिया तैयार की और हालात को पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ किया। अब जो एक नई साजिश थी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इस साजिश के अंदर हुआ क्या है? हुआ यह है कि जो कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट है उन्होंने राब्ता किया कुछ सहाफ़ियों से, और फिर उनके हत्थे एक सहाफ़ी चढ़ गए, कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल साबिर साहब। इनके साथ वो कोऑर्डिनेशन में थे। अमेरिकन कॉन्सुलेट ने इनको बताया कि हम सहाफ़ियों की ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, उसातिज़ा की ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, और हमारे पास एक पूरा प्रोग्राम है कि सोशल मीडिया पे हम कैसे इनको तरबियत देंगे, इनको बताएंगे सहाफ़त का और तालीम का, और इन चीज़ों से मुताल्लिक इनकी एक तरबियती वर्कशॉप्स होंगी, और वो होंगी सोशल मीडिया के थ्रू। इसके अंदर व्हाट्सएप और SM जो है इनको शामिल किया गया, और ग्रुप्स बनाए गए, मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए, और इन ग्रुप्स के अंदर कराची प्रेस क्लब से वहां से कुछ 2-4 लोग वहां से हैं, 6 लोग गालिबन बताया जा रहा था। सेक्रेटरी जनरल साबिर जो है वो मेन आदमी है। जियो की एक एंकर पर्सन का आप नाम सुनते रहे, नाजिया अशर, वो हैं। फिर एक और साहब है, ये 2-3 लोग ज्यादा मेन इसमें इनका नाम आ रहा है। बहरहाल अमेरिकन कॉन्सुलेट ने इनके साथ राब्ते किए, इनके साथ मीटिंग्स की, और मीटिंग करने के बाद सहाफ़ियों को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू किया। सहाफ़ी किन इलाकों के चुने गए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुर्बत ये वो इलाका है जहां पे शिद्दत पसंद, अस्करियत पसंद और अलहदगी पसंद बलोचों को पैदा करके भेजा गया। तुर्बत वो एरिया है जहां से बलूचिस्तान के अंदर अक्सर बुरी खबरें आती हैं। तो एक तुर्बत के इलाके को मुंतखब किया गया कि यहां के सहाफ़ी और यहां के उसातिज़ा उनको हमारे ग्रुप्स के अंदर शामिल किया जाए, जो सोशल मीडिया का नेटवर्क एक बना रहे हैं उसके अंदर इनको शामिल किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, गवादर। गवादर इसलिए कि गवादर के लोगों को तरक्की मिलना शुरू हो गई है। गवादर इसलिए कि गवादर में CPEC जा रहा है,
गवादर इसलिए कि इस पूरे रीजन की सबसे बड़ी बंदरगाह वहां पे बनने जा रही है। तो वहां के उसात्ज़ा और वहां के सहाफियों के दिमागों को कंट्रोल करना या उनको जानना या उनके साथ जुड़े रहना, यह बहुत जरूरी समझा गया अमेरिकन की जानिब से। अब ये खाली अमेरिकन नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं इस वक्त अमेरिकन और इंडियंस के मफादात बिल्कुल एक जैसे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइलियों के मफादात भी उनके साथ हैं, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अरबों के मफादात इसराइलियों के साथ हैं। यानी ये सारा गेम इसलिए है, अरब जो है वो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, उनकी मईशत के ऊपर लात पड़ेगी। अगर दुबई, यूएई इनके मुकाबले का एक नया शहर गवादर तैयार हो जाता है तो एक नई तजारती बंदरगाह बहुत बड़ी बन जाती है, तो अरबों का जो एक माशी मुस्तकबिल है उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग जाएगा। अमेरिका को पहले ही सी पैक से खतरात है कि चीन की इकॉनमी ऊपर जाएगी, इसराइल इनको सबको सपोर्ट करता है। तो ये नेक्सस समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। और इवन यूरोपीय ममालिक जो हैं वो भी ये जानते हैं कि जैसे जैसे ये लोग ऊपर आएंगे एशियंस, हम यूरोपियंस की मार्केट नीचे जाएगी, और ये होना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये ज्यादा होता चला जाएगा। एशिया की सदी का आगाज हो रहा है और पाकिस्तान के रास्ते से हो रहा है। सेंट्रल एशिया सारा इकट्ठा हो गया है, जो साउथ एशिया है उसके ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आप इंडिया को बीच में से निकाल दें तो चाइना, रशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इवन जापान तरक्की करना चाहते हैं। ये बाकी सारे वो मुल्क हैं जो इकट्ठे होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बहरहाल ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बनाए गए, इनमें गवादर को शामिल किया गया, इनमें तुर्बत को शामिल किया गया, इनमें कोयटा को शामिल किया गया। ये 3 शहर बड़े अहम हैं। फिर इंटीरियर सिंध के शहर शामिल किए गए। 10 शहरों से 200 सहाफियों को चुना गया खास तौर पे, जिनको इस्तेमाल किया जा सकता था, और 100 के करीब उसात्ज़ा को चुना गया। तो 300 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया जिनको मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स में डाला गया ताकि इनकी तरबियत की जाए। अब तरबियत की जाए, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी, मुझे पता है कि वो जाते रहते हैं फॉरेन टूर्स पे, बहुत सारी वर्कशॉप होती हैं अमेरिका में, यूरोप में, दीगर ममालिक में। वो सहाफ़ियों को बुलाते हैं, उनका साथ इकट्ठा टाइम गुजारते हैं, हम आंगी पैदा करते हैं, और फिर वहाँ पे तरबियत होती है और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, मेरे साथ वाली नशिस्तों पे बैठने वाले बहुत सारे सहाफ़ी जिनके साथ मैंने मुख्तलिफ इदारों में काम किया है, वो इन ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में गए, लेकिन जब वो वापस आए तो वो पाकिस्तान की फौज को गालियां दे रहे थे। ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि ये तब्दीली आ जाती है। मेरा जो सहाफ़ी दोस्त, खातून या मर्द, वो गैर मुल्की ट्रेनिंग पे गए, चाहे वो अमेरिकन प्रोग्राम हो, चाहे वो यूरोपियन प्रोग्राम हो, चाहे वो इंडियन प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, वो जो ट्रेनिंग पे गया वापस आकर उसने पाक फौज को गालियां ही दी हैं और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ उसने जहर उगला है और पाकिस्तान की एक अलग किस्म की तारीख उसने बताना शुरू कर दी है। फिर हमने देखा वो एक सुर्खे में तब्दील हुआ, फिर हमने देखा कि वो एक अजीबोगरीब, यानी मैंने कई दफ़ा अप्लाई किया जब नया नया मैं जर्नलिज्म में आया था, तो मैं कोई भी इंटरव्यू में क्लियर नहीं होता था, मुझे समझ ही नहीं आती थी। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा यार तुम क्लियर हो ही नहीं सकते, तुम्हारी जो मेंटेलिटी है वो वैसी नहीं है जैसी उनको चाहिए, तो तुम्हारा बिल्ट इन फॉल्ट है। मैंने कहा जी बिल्ट इन फॉल्ट क्या है? उन्होंने कहा जी आपके अंदर कुदरती तौर पे या कोई आपकी तरबियत के अंदर ये है कि आपके अंदर पाकिस्तान जो है ना वो घुसा दिया किसी ने, तो आप ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं, इसके लिए अप्लाई ना करें, आप उनकी ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ज़रूरत का बंदा लेके जाते हैं, मेरिट कोई नहीं होता वहाँ पे। बहरहाल मैंने उसके बाद कभी अप्लाई किया भी नहीं। ये मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया था, मैं इंटरव्यूज तक भी मैं फारग हो जाता था। अच्छा, बहरहाल इसमें हुआ क्या कि इन्होंने सेलेक्ट किए कोई 300 सहाफ़ी और उसात्ज़ा इंटीरियर सिंध से और बलूचिस्तान से, 6 इंटीरियर सिंध के और 4 बलूचिस्तान के शहर, और ये वो इलाके हैं जो सी पैक में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इनको चुना गया और चुन के इनकी तरबियत शुरू कर देगी गुज़िश्ता चंद महीनों से। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है लगभग 2 महीने से तो ये काम चल रहा है, और इस मकसद के लिए अमेरिकन कॉन्सुलेट ने 2.5 करोड़ रुपए का फंड भी दे दिया। कराची प्रेस क्लब के वो जो ओहदेदार हैं उनके अकाउंट के अंदर डाला, और वो फिर क्योंकि बोर्ड की अप्रूवल नहीं थी, जो प्रेस क्लब का बोर्ड है उसने कोई अप्रूवल ऐसी नहीं दी थी, ये उन्होंने अपने तौर पे किया है, और वो जो पैसा है वो अब निकलवा भी नहीं पा रहे क्योंकि बोर्ड को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सहाफ़ी इस बात को समझते हैं कि ये कैसी ट्रेनिंग हो रही है, ये किससे आपने पूछा है, किससे आपने मशवरा किया है, और ये लोग कैसे आपने चुने हैं, और ये लिस्टें कहाँ से आई हैं, और ट्रेनिंग किस नौइयत की है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की कुछ तफसीलात तो दी जाए।
یہ تو بتایا جائے کہ اس کے اندر الف بے پے کیا ہے، اس کی پتہ تو چلے کہ کون سی ABC ہے آپ پڑھا رہے ہیں، یا کون سی صحافت ہے جو آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں، یا کون سی تعلیم ہے جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہاں پہ. تو اس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ موجود نہیں تھی. کوئی ایک ہر ٹریننگ کا ایک نصاب ہوتا ہے، ایک پورا نصاب ہوتا ہے کہ یہ نصاب ہے. اور ٹریننگ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کدھر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹریننگ کے نام پہ صرف اکٹھا کیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اسی طرح NGOs کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح کانسولیٹس کو استعمال کیا جاتا ہے. بھارت بھی پاکستان کے خلاف یہی کرتا رہا ہے. کچھ سفارتی آداب ہوتے ہیں. اگر امریکن کانسولیٹ کو پاکستان کے اندر تعلیمی سرگرمیاں آگے بڑھانی تھی یا صحافیوں کو تربیت دینی تھی تو وہ وزارت اطلاعات اور وزارت تعلیم سے رابطہ کرتے، ان کے ساتھ اپنا پروگرام شیئر کرتے، ان کو بتاتے کہ اس پروگرام کے اندر یہ چیزیں یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں، اور یہ صحافیوں کو یہ چیزیں یہ ہم سکھانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد وہ پروگرام اپروو ہوتا حکومت پاکستان کی جانب سے، اور پھر حکومت پاکستان کے NOC کے ساتھ باقاعدہ بڑے پیمانے پہ اس پروگرام کو شروع کیا جاتا. لیکن اس کو خفیہ طریقے سے کیوں کیا گیا؟ خاموشی کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ پاکستان کی وزارت داخلہ کو، پاکستان کی وزارت خارجہ کو، پاکستان کی وزارت تعلیم کو، پاکستان کی وزارت اطلاعات کو، بلکہ پاکستان کی ریاست کو اندھیرے میں کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور پڑھایا جا رہا تھا یا ایسا ضرور سمجھایا جا رہا تھا جو ریاست پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا، جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ ایک پورا کا پورا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اور اس کے اوپر میرے خیال میں ایک زبردست انکوائری ہونی چاہیے، اور اس انکوائری کو فوری طور پہ شروع کیا جانا چاہیے. امریکن کانسولیٹ میں جن لوگوں نے یہ پیسہ دیا ان سے سوالات ہونے چاہیے، جن لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ان سے سوالات ہونے چاہیے. پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کو کیا بتایا جا رہا تھا، یا کیا پروگرام کیا تھا، آپ کو بتایا کیا گیا کہ کیوں آپ کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، کن لوگوں کو مالی فائدہ مل رہا تھا یا ملنے جا رہا تھا. ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے کیا اور کس سے آپ نے اجازت لی. یعنی اس طرح اگر پاکستان چاہے امریکہ کے اندر ایک ٹریننگ شروع کروانا امریکنز کو، تو کیا وہ کرنے دیں گے؟ آپ کو 10 اداروں سے اجازت لینی پڑے گی. آپ کا آگے سارا ریکارڈ وہ چیک کر لیں گے، آپ کو چھوڑیں گے. ایئرپورٹ میں تو کپڑے اتروا لیتے ہیں آپ کے وزیر اعظم کے. وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا؟ تو یہ تو آپ کے حالات وہ کرتے ہیں. تو آپ ان کو اتنا کھلی اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک کے اندر ورک شاپس کروائیں آپ سے پوچھے بغیر، سوشل میڈیا گروپس بنائیں آپ سے پوچھے بغیر، ان کے اندر لوگوں کو تربیت دیں آپ سے پوچھے بغیر، اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کون سا کنٹینٹ بتا رہے ہیں. دیکھیے جب یہ فینس لگ گئی ہے تو بہت مشکل ہو گیا ایجنٹس کا پاکستان کے اندر فریلی آنا اور واپس چلے جانا، یا یہاں سے لوگوں کو جانا اور واپس چلے آنا. تو وہ جو انلیگل طریقے سے چیزیں یہاں پہ ہوتی تھی وہ اب نہیں ہو پاتی. تو اب ان کو اس قسم کے نیٹ ورک چاہیے، اور ہمیں بڑا ہوشیار اور چکنا رہنا ہوگا. وہ بڑے آرام سے ہمارے دماغوں میں وہ چیزیں ڈالتے ہیں جو چیزیں ریاست پاکستان سے اور پاکستان کے اداروں سے اور پاکستان کے نظریہ سے آپ کو دور لے جاتی ہیں. میں نے اپنے سامنے صحافیوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے دماغوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کو کسی اور راستے پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے. صرف چند پارٹیاں، چند محفلیں، تھوڑے سے پیسے، تھوڑی سی عیاشی کسی کا ذہن بدل دیتی ہے. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور میں نے ہوتا ہوا دیکھا ہے. تو ہمیں بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، حکومت پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. شیخ رشید احمد صاحب اب وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے، یہ ان کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اس سارے معاملے کو پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہے، اور انہوں نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر انفارمیشن گیدرنگ بھی کر لی ہے، اور ان کو کافی چیزیں اس کے بارے میں پتہ ہے. میرے خیال میں حکومتی سطح پہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ اصل سازش ٹھیک ہے، اور آئندہ کے لیے ایسا ہر دروازہ، ایسا ہر راستہ بند کرنا چاہیے جس میں غیر ملکی پروپیگنڈا پاکستان میں آسانی کے ساتھ داخل ہو. اور یہ داخل کیسے کرتے؟ آزادی اظہار رائے کے نام پہ. آپ آزادی اظہار رائے کے نام پہ جا کے اسرائیل میں کریں نا کام، وہاں کیوں نہیں کرتے آپ؟ آزادی اظہار رائے کے نام پہ جا کے آپ امریکہ میں کام کریں، یورپ میں کام کریں، فرانس میں کام کریں، آپ کو نہیں کام کرنے دیں گے. یہ پاکستان ہی بچا ہے صرف آزادی اظہار رائے کے لیے. تو اپنی آزادی اظہار رائے اپنے ملکوں پہ آپ رکھیں، ہم یہاں پہ اپنی آزادی سے اپنی رائے کا خود اظہار کر لیں گے اور اپنے دماغ کے مطابق کریں گے. بہرحال
یہ پروپیگنڈا وار ہے اور یہ چل رہی ہے، یہ آپ کو بھی لڑنی ہے، سب کو لڑنی ہے، اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر لیجئے گا دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ یہ کیا ہوا ہے پاکستان میں، اور پاکستان کا ایک اہم ترین پریس کلب کراچی پریس کلب، اس کے عہدیدار کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔